हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के बारे में। साथ साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज हम सब पढ़ेंगे विजन आईएएस से संबंधित अगले टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 66 से आज हम प्रारंभ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 में हम बात करते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में जो प्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन पर हम बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि वर्नाकुलरम प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। तो आपको एक छोटी सी बात यह पता होगी कि वर्नाकुलरम प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय प्रारंभ किया गया था, ना कि लॉर्ड रिपन के समय। इस भारत के अंदर जितने भी सभी गलत कार्य किए गए हैं वे सभी गलत कार्य लॉर्ड लीटन व कर्जन द्वारा किए गए हैं। तो भारत में भारतीय प्रेस पर जो बंदिश लगाने वाला एक एक्ट या एक अधिनियम जो पेश किया था वो लॉर्ड लीटन द्वारा किया गया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड लीटन के समय लाया गया था, ना कि लॉर्ड रिपन के समय। और लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक था। लॉर्ड लीटन के समय ही भारत में पहली बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। लॉर्ड लीटन के समय ही भारत में लाइसेंसी राज को प्रारंभ किया गया था, यानी अब भारत में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता। ये सभी व्यवस्था लॉर्ड लीटन के समय ही प्रारंभ की गई थी। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पर बात करते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत में चार्ल्स मेंटकॉफ ने 1823 का लाइसेंसिंग विनियमन को रद्द कर दिया था और भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था। तो भारत में प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को ही कहा जाता है। ये हमने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था। तो ऑप्शन 2 तो सही हो गया। अब हम ऑप्शन 3 पर बात करते हैं कि ऑप्शन 3 में कहा गया है कि भारत प्रेस अधिनियम 1910 ने स्थानीय सरकारों को समाचार पत्र से सुरक्षा राशि जमा करने की मांग करने का अधिकार दिया था। यानी कि जो भारत प्रेस अधिनियम 1910 ने जो स्थानीय सरकारों को समाचार पत्रों से सुरक्षा राशि जमा करने की मांग करने का अधिकार दिया था, यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा सही आंसर केवल 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, आंसर सी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं तेभागा आंदोलन कि तेभागा आंदोलन के बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो तेभागा आंदोलन का मतलब आप सही जानते होंगे कि यह आंदोलन आपको पता होगा 1946 में चलाया गया था। और इस आंदोलन के दौरान किसान और भूस्वामी यानी कि भू मजदूरों के बीच यानी बटाईदारों के बीच एक विवाद था। बटाईदार मानते थे कि उपज का 2/3 भाग बटाईदार अपने पास रखेंगे, जबकि 1/3 भाग जो भूस्वामी है वह भूस्वामी अपने पास रखेगा। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा तेभागा यानी 3 भाग, यानी बटाई का 3 भाग बटाई का 3 भाग बटाईदार अपने पास रखेगा, जबकि 1/3 भाग भूस्वामी का होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं स्टेटमेंट को पढ़कर। तो इसका नेतृत्व फसल उपज में भुगतान अंश में कमी की मांग के साथ बंगाल के बटाइयों द्वारा किया गया था। तो यह आंदोलन बंगाल में चलाया गया था और बटाईदारों द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह आंदोलन 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया गया था, जो गलत है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं बल्कि यह आंदोलन 1946 में चलाया गया था। इसलिए इसका स्टेटमेंट केवल एक सही। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड लीटन के बारे में पूछा गया है कि लॉर्ड लीटन के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो आपको पहली घटना का नाम पता होगा जिसे बोला जाता है इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड लीटन के समय नहीं, यह घटना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो इल्बर्ट बिल विवाद जिन बच्चों को पता है उन्हें एक बार मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता। तो इल्बर्ट बिल विवाद यह एक ऐसा विवाद था जिसमें भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई कर सकते थे और अब भारत के न्यायाधीश यूरोप के यानी किसी भी अंग्रेज अधिकारी की सुनवाई कर सकते थे, जिसका यूरोपियों ने विरोध किया था और उनकी महिलाओं द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। जिस कारण लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल विवाद के मुद्दे पर ही
यहाँ से भारत से गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हम दूसरी घटना पर बात करते हैं कि दिल्ली में पहला शाही दरबार का आयोजन, दिल्ली में पहले शाही दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है। इसके समय सशस्त्र अधिनियम को लागू किया गया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर केवल 2 व 3 है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 1885 व 1905 के दौरान नरमपंथियों की मांगों में निम्नलिखित में से कौन सी मांग सम्मिलित थी, यानी कि नरमपंथियों द्वारा ऐसी कौन कौन सी मांग की गई थी। तो अगर हम बात करें तो नरमपंथियों की पहली मांग ये थी कि जो सेना पर, जो यूरोपीय अपनी सेना पर खर्च करते हैं उस खर्च को कम किया जाए, क्योंकि यह सारा खर्च भारतीय पैसे से किया जाता था और इसे होम चार्ज कहा जाता था और भारतीयों से ही इस पैसे को लिया जाता था। इसलिए भारतीयों की मांग थी, नरमपंथियों की मांग थी कि जो सेना पर होने वाला व्यय है इस व्यय को कम किया जाए। दूसरी मांग, इनकी मांग थी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कार्यपालिका का कार्य अलग होना चाहिए और न्यायपालिका का कार्य अलग होना चाहिए। यह इनकी दूसरी मांग थी। जबकि तीसरी मांग पर हम बात करें, विशेष वर्गों के कल्याण हेतु सामाजिक सुधारों का प्रोत्साहन, यह इनकी कोई मांग नहीं थी। इनके द्वारा विशेष वर्ग के कल्याण के लिए सामाजिक सुधार प्रोत्साहन को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इसलिए इसका सही आंसर केवल 1 व 2 है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जो 70वां क्वेश्चन है इस पर हम बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आपको बताना है 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था इसके बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का आप सभी को अच्छी तरह याद होगा, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने नहीं जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने नहीं जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो जिसका आपको ये पता लग गया कि पहला गलत है। अगर पहला गलत है तो ऑप्शन ए भी गलत होगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि यह तीनों में आया हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया और इस प्रस्ताव को घोषित किया गया। साथ साथ स्वतंत्रता का प्रतीक नया तिरंगा झंडा अपनाया गया और रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगे को फहराया गया। तो इसका केवल 2 और 3 सही आंसर है। आप इन छोटी छोटी मिस्टेकों पर ध्यान रखकर अपने क्वेश्चन को यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में हल कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता बतानी है। आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता बतानी है। तो इसके स्टेटमेंट पर हम बात करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है, इसमें प्रांतीय परिषदों में विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। यह बिल्कुल सही है। इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, यानी प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। इसे सही माना जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें, इसी अधिनियम में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अपनाया गया था, यानी हिंदुओं के लिए वोट हिंदू और मुसलमानों के लिए वोट मुस्लिम करेंगे। यह व्यवस्था 1909 के अधिनियम में की गई थी, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले इस समय भारतीय राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो इस समय भारतीय वायसरॉय थे। अगली तीसरी स्टेटमेंट पर हम बात करें तो इसमें बजट की मदों को पृथक रूप से अलग कर दिया गया। बजट पर मतदान करने, बजट के पूर्ण मतदान करना, यह सबकी अनुमति दे दी गई। यह गलत है। बजट पर इस समय तक भारतीयों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए इसका सही आंसर केवल 1 व 2 है, केवल 1 व 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आप सभी जानते हैं। रैयत यानी कि रैयत बोलते हैं किसान को, और इस बंदोबस्त में किसान को ही भूमि का मालिक माना गया। और अब बात करते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में, इन क्वेश्चनों के बारे में कि आखिरकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में इनमें किस प्रकार बताना है। यह व्यवस्था मुख्यतः दक्षिण भारत व दक्षिणी पश्चिमी भाग में सम्मिलित थी। यह बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1820 में कैप्टन मुनरो थॉमस मुनरो द्वारा बारामहल मद्रास में की गई थी। यह इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर दूसरी बात करें, इसमें किसानों के स्वामित्व को स्थिर प्रणाली का अस्तित्व स्वीकार किया गया, यानी कि इसमें कहा गया है कि इसमें किसानों के स्वामित्व की एक स्थिर प्रणाली अस्तित्व में आई। यह गलत है। इसमें कोई स्थिर प्रणाली अस्तित्व में नहीं आई थी। यह बंदोबस्त 20 से 30 वर्षों से अधिक 20 से 30 वर्षों के बाद
आवधिक रूप से राजस्व मांग को संशोधित किया जाता था। यानी इसमें बार बार जो भू राजस्व की जो मांग थी, राजस्व की जो मांग थी, उसे 20 या 30 साल बाद संशोधित किया जाता था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए सही आंसर इसका 1 और 3 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जो दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में आपको बताना होगा कि इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वॉइसरॉय और मॉन्टेस्क्यू इस समय भारतीय राज्य सचिव थे। इसे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का एक अधिनियम माना जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर दो सदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई थी। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट पर हम बात करें, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही दे दी गई थी। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है और इसका सही आंसर केवल 1 और 2 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। और उन नेताओं के बारे में बताना है कि जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उन नेताओं के बारे में बताना है जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो इनमें आपको पता होगा आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, ये तीनों ही इसके सही आंसर हैं। जबकि एम एन रॉय ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नहीं की थी। और कोई मुझे बता सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो फिर मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। और क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह तो आपको फैक्ट्स है, आपको पता ही होना चाहिए कि द सोशलिस्ट S.A. डांगे का है, नवयुवक मुजफ्फर अहमद का है और लेबर किसान गजट सिगार वेलू का है। तो इसका सही आंसर डी, उपयुक्त में सभी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यूपीएससी में एलिमिनेट भी कर सकते हैं या ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज ना हो। आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, उन्हें टच करने से बचना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट, और ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। इस पर हम बात करते हैं, किसी एक स्टेटमेंट का सही होने की गुंजाइश हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें कहा गया है, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही आंसर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह बिल्कुल, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर हम 76 की बात कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि इसमें आपको पता होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का एक अधिकार, पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 में चाय और चीन के साथ भी कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी यानी कोई भी यूरोपीय भारत में आकर व्यापार कर सकता था। और 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि अब कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, और 1858 के घोषणा पत्र में कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया था। यानी एक रणनीति इस प्रकार की थी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि कंपनी के ऋणों का दायित्व भारत सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। यानी इस समय कंपनी के जो ऋण थे, उन ऋणों का दायित्व भारत सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। बिल्कुल सही, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही। अगर तीसरे स्टेटमेंट पर बात करें, इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में भर्तियों का प्रावधान किया गया। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रारंभ 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। इस एक्ट में केवल यह कहा गया था कि भारत में योग्यता के आधार पर सेवाओं में चयन किया जाना चाहिए, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और इस व्यवस्था को आगे चलकर यानी 20 साल का इंतजार करना पड़ा और 1853 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, वे नारायण गुरु के शिष्य थे। उन व्यक्तियों के बारे में आपको बताना है कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि उस व्यक्ति के बारे में बताइए जो नारायण गुरु के शिष्य थे और वे कोचीन विधान परिषद के सदस्य भी रहे, जिन्होंने नारायण गुरु के नारे को कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, यह किसका स्टेटमेंट है, इससे आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है सहोदरन अयप्पन, इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं
ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। यूपीएससी में आपको ये नहीं कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने हैं या 100 में से आपको 70 क्वेश्चन। अगर आपके 100 में से 55 क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपका यूपीएससी पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इस पर हम बात करते हैं 78 पर। तो 78 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1915 का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसलिए महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है इसमें हम बात करते हैं। तो इस अधिवेशन में सिर्फ ये बात की गई थी कि जो चरमपंथी यानी गर्मपंथी हैं वे कांग्रेस में फिर से सम्मिलित होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था, यानी इसमें सिर्फ यही बात की गई थी। जबकि होम रूल लीग आंदोलन 1916 का है, इसका 1915 से कोई संबंध नहीं है। तो इसका केवल एक सही, इसका ऑप्शन केवल एक सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि 1850 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा लेक्स लोकी अधिनियम बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो इस पर हम बात करते हैं। तो लेक्स लोकी अधिनियम, इसमें हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन हुए व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान किया गया था। यानी जो व्यक्ति हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार दिया गया था कि वे भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से तत्व सांप्रदायिकता की विचारधारा की विशेषता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांप्रदायिकता की विचारधारा की विशेषताएं हैं, इन पर आपको बताना है। तो इसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 में, तो साझा विश्वास की समान धर्म मानने वाले लोगों का के एक समान धर्मनिरपेक्ष हित होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक समुदायों की धारणा, यह भी सही है। विभिन्न धर्मों के परस्पर असंगत हित होते हैं, यानी विभिन्न धर्मों के परस्पर असंगत हित होते हैं, सबका अपना अपना मानना होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सांप्रदायिकता इन सभी से जन्म लेती है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन आपको पता ही होगा, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में 1946 में। और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार पैथिक जो क्रिप्स प्रस्ताव था या क्रिप्स योजना थी, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें प्रांतों और रियासतों के महासंघ का प्रस्ताव किया गया। इसमें प्रांतों और रियासतों के महासंघ का प्रस्ताव किया गया, बिल्कुल सही। अगर दूसरे को हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग को अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यह बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग की मांग को कैबिनेट मिशन में स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए केवल बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। तो हमारे पास 1 और 3 इनमें से देखना कि कौन सा सही हो सकता है। अगले बात करें, इसमें आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यानी इसे प्रारंभ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था और इसके स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन और सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए थे। तो इसलिए इसका केवल आंसर 1 और 3 दोनों सही है। प्रारंभ में इसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर। तो 82 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शांति घोष और सुनीति चौधरी जानी जाती है। यानी शांति घोष और सुनीति चौधरी किस लिए जानी जाती है। तो आपको पता होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में बंगाल में जिला अधिकारी की हत्या करने में इन दोनों का हाथ था। और आपको पता होगा मास्टर सूर्यसेन द्वारा एक चटगांव षड्यंत्र, तो वह चटगांव षड्यंत्र भी मास्टर सूर्यसेन द्वारा ही संबंधित है जो 1930 और 1931 के दौरान किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। नेक्स्ट हाँ, इस क्वेश्चन को बात करते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वराज पार्टी के सदस्य थे, उनके बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू, तो आप सभी को पता होगा कि स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा ही बनवाई गई है, यह बिल्कुल सही है। जबकि आपको राजगोपालाचारी को पता होगा कि राजगोपालाचारी कांग्रेस के नेता थे और इनका इससे कोई संबंध नहीं है। जबकि तीसरे व्यक्ति शौकत अली
इनका सही आंसर यह है कि मोतीलाल नेहरू और शौकत अली का संबंध स्वराज पार्टी से था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से बाहर जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे उनका संबंध आपको बताना है कि किस किस से है। जो ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन जो भारत से बाहर हो रहे थे उनके बारे में, तो हम बात करते हैं कि जो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वैंकूवर में स्वदेश सेवाग्रह जीडी कुमार, यह बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें तो सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस, यह तारकनाथ दास द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है केवल बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, कई इतिहासकारों के अनुसार एक ऐसा युद्ध था जो वास्तव में कभी लड़ा ही नहीं गया। ब्लैक होल की घटना इस युद्ध के प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति थी। यह ब्रिटिशों द्वारा भारत पर विजय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जो वास्तविक नहीं था? तो वास्तविक युद्ध नहीं था तो आपको पता होगा कि पानीपत का युद्ध को वास्तविक युद्ध नहीं था। इसमें केवल मीर जाफर, राय दुर्लभ, मानिकचंद की गद्दारी के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो यह एक वास्तविक युद्ध नहीं था। जबकि बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था वह एक वास्तविक युद्ध था। और प्लासी का युद्ध जो 1757 में रोड क्लाइव के समय लड़ा गया था वह कोई वास्तविक युद्ध नहीं था। नेक्स्ट, अब कुछ अधिवेशन दिए गए हैं कांग्रेस के और उनका आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया कि मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो आपसे पूछा गया कि फैजपुर अधिनियम जो 1936 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। यह भी बिल्कुल सही है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर का संदर्भ वर्णन करता है? यानी काले और गोरा शहर की जो वर्णन करता है उनके बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है। तो सर्वश्रेष्ठ वर्णन की हम बात करें कि ऐसा कौन सा है जो काला शहर और गोरा शहर, तो देखते हैं हम वे कृषक उपज के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो वे कृषक जो उपज के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करते थे उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता था। वे कृषि उपज के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करते थे। इसे गोरा और काला कहा जाता था। नेक्स्ट, एका आंदोलन। तो एका आंदोलन के बारे में बात करते हैं कि एका आंदोलन कब चला था और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एका आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। यह बिल्कुल गलत है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा नहीं दिया गया था। यह आंदोलन इस आंदोलन के सदस्य भू काश्तकारों के वर्ग के साथ साथ छोटे जमींदार भी थे। यानी इस आंदोलन में जो भू काश्तकार थे और छोटे छोटे जमींदार वे भी इस आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन के नेताओं ने संपूर्ण आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए थे। यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा तो केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आंदोलन और उसके नेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसने कौन सा आंदोलन चलाया है यह आपको मैच द फॉलोइंग करना है, नहीं करना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता होगा रामोसी आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा, कूका आंदोलन बाबा राम सिंह द्वारा और पागलपंथी आंदोलन दिगंबर विश्वास। यह गलत है। तो इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उलगुलान जो 1899 से 1900 के दौरान यह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही इसने कृषक और राजनीतिक स्वरूप प्रदान कर लिया था। इस आंदोलन ने नेताओं और जमींदारों और राजाओं की हत्या को प्रोत्साहित किया। घोषणा की कि वर्तमान कलयुग के स्थान पर सतयुग की स्थापना की जाएगी। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना है कि 1899 में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चला था।
तो आपको अगर ये पता है तो इसका सही आंसर होगा मुंडा आंदोलन, मुंडा आंदोलन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 91 और 91 पर हमें पूछा गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के बारे में आपको बताना है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया। यह बिल्कुल गलत है, इसमें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी मत का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसमें इसके बारे में कोई नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ, यह भी गलत है। इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत प्रदान नहीं किया गया था। इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था, बिल्कुल गलत। इसमें अप्रत्यक्ष, यानी इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली को लागू किया गया था, और इसमें चुनाव शब्द का कहीं शब्द नहीं लिखा गया। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई सा सही नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, 1857 के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सेना में निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, यानी सेना में इस समय कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे। तो हम पहले स्टेटमेंट पर बात करें तो इसमें सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई थी, बिल्कुल सही। लड़ाकू और गैर लड़ाकू वर्गों की अवधारणा प्रचलित हुई, यानी इसी अधिनियम में लड़ाकू सैनिक और गैर लड़ाकू सैनिकों की एक अवधारणा प्रस्तुत हुई। बिहार, अवध और बिहार के सैनिकों की भर्ती हुई थी, यह गलत है। अगर आप देखें तो बिहार के सैनिक और अवध के सैनिकों की नहीं, बल्कि सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, दो नए रेजिमेंट बनाए गए थे, जिसके लिए आपको पता होगा ली कमीशन की गठन, आपको पता होगा जिसमें रॉयल कमीशन का गठन किया गया था कि अब क्या ना, फूट डालो और राज करो। सिखों के लिए सिख बटालियन और गोरखाओं के लिए गोरखा बटालियन का निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर केवल सी है, 1 और 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो अखिल भारतीय कांग्रेस और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में आपसे स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उसमें आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में लखनऊ में की गई थी, लखनऊ में की गई थी, तो यह बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा लखनऊ में ही की गई थी, जिसकी स्थापना 1936, यानी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा किसान घोषणा पत्र ने कांग्रेस द्वारा फैजपुर अधिवेशन में अपनाए गए कृषि कार्यक्रमों को प्रभावित किया था, यानी इसके द्वारा जो किसान सभा द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, इसके द्वारा कांग्रेस द्वारा फैजपुर अधिवेशन में अपनाए गए कृषि कार्यक्रम को प्रभावित किया था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर सैयद अहमद खां के बारे में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, यह बिल्कुल सही है। इन्होंने रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु मुसलमानों की राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता को प्रोत्साहित किया, यह बिल्कुल गलत है। इन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किए थे। इन्होंने कुरान को अंतिम सत्ता के रूप में वर्णित करते हुए इनकी शाब्दिक व्याख्या की मांग की, यह भी बिल्कुल गलत है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया था और मुसलमानों को विज्ञान पढ़ने के लिए कहा था कि अब मुसलमान भी विज्ञान पढ़े, तो इसका उपयुक्त आंसर केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का कारण था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का कारण था, यह आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें शहरी हस्तशिल्प उद्योग का विकास, तो ऐसा तो कभी नहीं है, अंग्रेजों ने भारत में शहरी हस्तशिल्प का उद्योग का विकास नहीं किया है। इन्होंने, पहला गलत, इनके द्वारा बागान उद्योग का विकास किया गया, यह बिल्कुल सही है। इनके द्वारा पुराने जमींदारों की संपत्ति और जमींदारों के नए वर्ग का उदय किया, इन्होंने पुराने जमींदारों की संपत्ति और जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय किया, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी और 2 और 3। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए और सही स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में।
तो आप सभी को पता होगा कि इस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसने सार्वजनिक क्षेत्रक व समर्थित औद्योगिकरण का समर्थन किया, यह बिल्कुल सही है। इसने पारंपरिक उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया, जबकि मोटर ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया, यह गलत है, यह गलत है और इसका सही आंसर केवल डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी व अन्य उदारवादियों द्वारा कांग्रेस की सदस्यता का त्याग करने और इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन करने का कारण क्या था, यह आपको बताना है। तो इसका मुख्य कारण यह था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो स्वीकृति थी उससे उन पर असहमति थी, उन्हें यह स्वीकृति पर असहमति थी। अब आपको पता होगा मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1917 का है। नेक्स्ट मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे ही मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। गुरुवायूर सत्याग्रह के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह आंदोलन किस प्रकार चला था और कहाँ चला था। तो इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो यह केरल प्रांत में कांग्रेस समिति द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य उच्च करों की मांग के कारण जमींदारों के प्रति किसानों के असंतोष का समाधान करना था, यह गलत है। तो इसका केवल आंसर एक सही है, यह केवल केरल में चला था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें। ब्रिटिश शासन के दौरान शैक्षणिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि अंग्रेजों द्वारा किए गए शैक्षणिक सुधारों के कारण 20वीं सदी के प्रारंभ में साक्षरता दर बढ़कर 20% से अधिक हो गई थी। इसमें आपको गलत बताना है कि कौन कौन से गलत है। तो ऐसा नहीं है, भारत की साक्षरता दर 20% से अधिक नहीं हुई थी। नेक्स्ट दूसरे स्टेटमेंट पर हम बात करें। जन सामान्य में पाश्चात्य विचारों के प्रसार हेतु बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। इस समय महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया था, यह गलत है। महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम बात करते हैं जिसमें कहा गया है सरकार द्वारा मुख्यतः प्रशासन की लागत कम करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए थे, यह बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों द्वारा मुख्य प्रशासन की लागत को कम करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, पब्लिक सेफ्टी वॉल जिसे आप बोलते हैं, सेफ्टी वॉल सिद्धांत है का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो आपको यह बताना है। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस का गठन अंग्रेजों द्वारा भारत में बढ़ते हुए असंतोष को कम करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किया गया था। यानी लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस का गठन किया गया है वह सुरक्षा वाल के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए कांग्रेस का गठन किया है, क्योंकि कांग्रेस की गठन करने वाले कांग्रेस की गठन करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम थे, जिसकी स्थापना डफरिन से पूछकर की गई थी। इसलिए कुछ भारतीय मानते हैं कि कांग्रेस द्वारा, यानी इसके गठन को मानते हैं कि यह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों में बढ़ते असंतोष को कम करने के लिए अंग्रेजों ने इस मंच का गठन करवाया था। तो यह इसका आंसर बी सही है। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ एक बार इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आपकी विजन आईएएस की हम लेंगे प्राचीन हिस्ट्री से संबंधित। तो जो बच्चे अगली वीडियो देखना चाहते हैं वे एक बार प्राचीन हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ लें।